हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का अगला टर्म समझाऊंगा, उस लेसन का सेकंड पार्ट। देखिएगा, अगला हेडिंग जो हमें समझना है बाबू, वह है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। तो नाम से क्लियर हो रहा है, मॉलिक्यूलरिटी शब्द जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं, उस रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहा गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु इन्वॉल्व होते हैं, उन अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा इसका हो जाएगा कि किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु संघट्ट करते हैं, उनकी संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेंगे कि जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं, यह टूटता है N2+2H2O में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अभिकारक ये है अमोनियम नाइट्राइड, और अभिकारक का एक अणु हिस्सा ले रहा है। तो अभिकारक का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो यह जो रिएक्शन हो जाएगा इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एकाणुक अभिक्रिया। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए, बाई मॉलिक्यूलर का। हीलियम आयोडाइड है, इसके दो मॉलिक्यूल्स टूट के H2+I2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर HI हीलियम आयोडाइड कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो मॉलिक्यूल। तो यह जो रिएक्शन है इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक अभिक्रिया कहा गया है। द्विअणुक अभिक्रिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, FeCl3 है, इसका रिएक्शन SnCl2 से कराते हैं, प्रोडक्ट बनता है FeCl2 प्लस SnCl4। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं, एक मॉलिक्यूल SnCl2 का और दो मॉलिक्यूल FeCl3 का, टोटल कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए? 3 मॉलिक्यूल। तो 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, तो यह जो रिएक्शन है इसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन? ट्राई मॉलिक्यूलर, त्रिअणुक अभिक्रिया। तो मॉलिक्यूलरिटी आपको समझ में आना चाहिए। क्या है मॉलिक्यूलरिटी? किसी भी प्राइमरी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं यानी अभिकारक हैं, अभिकारक के जितने अणु संघट्ट करते हैं, उन अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है। और अभिक्रिया की आणविकता 3 तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर यानी एकाणुक अभिक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर द्विअणुक अभिक्रिया, ट्राई मॉलिक्यूलर यानी त्रिअणुक अभिक्रिया के रूप में। क्लियर है? चलिए यहां से देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर आप बताते हैं वो कि अभिक्रिया कोटि जो है
वह एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वह प्रयोगों के आधार पर हम उसको लिखते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता जो है वह थ्योरेटिकल वैल्यू है, सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक वैल्यू है यानी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है। दूसरा चीज कि अभिक्रिया की कोटि जो है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि आणविकता कभी भी शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं होती है। हमेशा जो आणविकता है वह पूर्ण संख्या के रूप में ही रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेगा। वह कभी भी जीरो या फिर फ्रैक्शनल नहीं होगा। जबकि ऑर्डर जो है वह जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तीसरा अंतर जो आपको समझना होता है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, जबकि कोटि जो है वह प्राथमिक अभिक्रियाओं पर भी लागू होता है और जटिल अभिक्रियाओं पर भी लागू होता है। ठीक है। इसके बाद अगला हमको जो हेडिंग समझना है इसमें वह समझना है समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। देखिएगा अगला हेडिंग है समाकलित वेग समीकरण। इंटीग्रल रेट इक्वेशन। देखिएगा हम लोग इसके पहले वेग समीकरण पढ़े हैं, लेकिन वह जो वेग समीकरण है वह इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, वह डिफरेंशियल वैल्यू है। और अभी हम लोग इंटीग्रल रेट इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिएगा समाकलित वेग समीकरण के लिए हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास ए से रिएक्टेंट है ए जो बदल रहा है किसमें, प्रोडक्ट पी में। ठीक है। और यह एक शून्य कोटि अभिक्रिया है, यह मान लीजिए क्या है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस समय आप जानते हैं कि अभिक्रिया वेग प्रदर्शित करने के लिए हम लिखते हैं अभिक्रिया वेग कॉन्सेंट्रेशन माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। आपको याद होगा अभिक्रिया वेग हम लिखते थे कि वेग बराबर के नॉट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर 0, इस तरह का। और अभिक्रिया वेग को दो तरह से प्रदर्शित करना आपको सिखाए हैं, एक है अभिकारक की सांद्रता में कमी और दूसरा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो अभिकारक में की सांद्रता में कमी के रूप में यह दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे कि माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू K0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पे अगर जीरो पावर हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये वैल्यू 1 हो गया तो ये हो जाएगा K नॉट। अब देखिए हम मान ले रहे हैं यहाँ से कि t समय बाद, यह शुरुआत में इसकी सांद्रता कुछ रही होगी और t समय बाद इसकी सांद्रता जो है वो x रह जाती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट। और यह जो हमारे पास इक्वेशन है यह है अवकलित वेग समीकरण, जो कि आप पहले से जानते हैं। अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन।
लेकिन हमें निकालना क्या है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां से दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे बाबू। ये देखिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इसको हम लिख सकते हैं dx इजकल टू के नॉट इंटू डी टी। इधर भी इंटीग्रेशन करिए, इधर भी इंटीग्रेशन करिए, तो dx जो है या dx कन्वर्ट हो जाएगा x में, के नॉट तो कांस्टेंट है, ऐसे ही हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो के नॉट टी प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा देंगे। इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा के इसको इक्वेशन बना ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और यहां से देखिए, एट इनिशियली जब t का वैल्यू 0 होगा, यानी जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उस समय x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ t इजकल टू 0 देन x इजकल टू 0, और x का वैल्यू 0 और t का वैल्यू अगर 0 आप यहाँ भरते हैं तो हमें मिलेगा c इजकल टू 0, और c इजकल टू 0 का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें तब, देयरफॉर ये हो गया c इजकल टू 0, और c इजकल टू 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखने पर मिल जाएगा x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, और यहाँ से के नॉट का वैल्यू हमें मिल जाएगा x बाई टी। और यह जो समीकरण है, इस समीकरण को कहा गया है समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया का। समाकलित वेग समीकरण यानी इंटीग्रल रेट इक्वेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक बार पुनः। हम मान लेंगे कि हमारे पास एक अभिकारक ए है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और यह कन्वर्जन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। तो उस समय हम जानते हैं कि अभिक्रिया वेग K0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए पे पावर 0 पे डिपेंड करती है। ये पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर K नॉट बनेगा। मान ले रहे हैं कि t समय के बाद सांद्रता कितना है, x है, तो dx अपन dt के रूप में इसको दिखा लेंगे। यह अवकलित वेग समीकरण हो गया। यहाँ से dt को इधर भेज ले रहे हैं तो K नॉट इंटू डी टी, दोनों पक्षों का समाकलन किए हैं तो यह dx कन्वर्ट हो गया x में, और यह इंटीग्रेशनल साइन हटने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट c का यूज कर लेंगे, तो K नॉट t प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पर इस c का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, जब शुरुआत में समय 0 था, x भी 0 था, तो उस समय c का मान भी 0 मिलेगा, और c का मान अगर आप 0 यहाँ भरते हैं तो x इजकल टू के नॉट टी मिलेगा। K0 का वैल्यू हमें x बाई टी के रूप में मिलेगा, और यह जो समीकरण है, यह समीकरण समाकलित वेग समीकरण है। क्लियर है? समाकलित वेग समीकरण अगर आप इसका समझ रहे हैं तो यहां से एक और चीज आपको समझना है, अर्ध आयु काल। देखिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल एक शब्द है, जाना जाइए क्या है, अर्ध आयु काल। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। देखिएगा, हाफ लाइफ टाइम क्या है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा अपघटित होने में लगा समय
उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कोई अभिक्रिया होने से पहले जो अभिकारक था, उस अभिकारक की सांद्रता जितनी भी हो उसका आधा रह जाने में, माने ऐसा समय आए कि उसकी अभिक्रिया आधा कंप्लीट हो गई है, उसकी सांद्रता आधा खर्च हो चुकी है, तो किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा सांद्रता अपघटित होने में, खर्च होने में जितना समय लगेगा वही समय अर्धायु काल है, हाफ लाइफ टाइम है। और हाफ लाइफ टाइम के लिए जो टी होता है, टी इज इक्वल टू टी हाफ हम लिखते हैं इफ, अगर प्रारंभिक सांद्रता ए है, ए के जगह पे ए बाई 2 हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू ए बाई 2 देन टी इज इक्वल टू टी हाफ। माने अर्धायु काल क्या है? वह समय अंतराल जितने समय अंतराल में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा सांद्रता खर्च हो जाए। और ऐसे स्थिति में अगर टी हाफ आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं वो, तो टी हाफ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा शून्य कोटि के लिए, अभी आपको बताए हैं कि शून्य कोटि के लिए फॉर्मूला हम लोग बनाए थे, के नॉट इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो एक्स क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है, टी क्या है? समय है। टी को यहाँ बुलाएं तो के नॉट यहाँ आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू मिलेगा एक्स अपान के नॉट। और टी को टी हाफ के रूप में दिखाना चाह रहे हैं तो अभी एक्स नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? एक्स बाई 2 होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपान 2 के नॉट। आप जान रहे हैं कि 2 भी कांस्टेंट है, के नॉट भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स। क्योंकि यहाँ एक्स के रूप में दिखाए हैं, आप यहाँ पे ए के रूप में दिखाए हैं, तो आपको मन करे तो इसको भी एक्स कर लीजिए, ये एक्स रहे और ये क्या हो जाए? एक्स बाई 2। तो ऐसी स्थिति में हमको ये समझना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल जो होती है वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां से एक लाइन याद रखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज यहां से आपको याद होना चाहिए कि टी हाफ इज इक्वल टू एक्स अपान 2 इंटू के नॉट, अर्धायु काल के लिए यह फॉर्मूला है। और बाकी अलग अलग समयों के लिए अगर आपको यूज करना होगा तो k0 इज इक्वल टू एक्स बाई टी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लियर है? देखिएगा, अब इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है? समाकलित वेग समीकरण। तो देखिएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले मान लिया जाए कि एक रिएक्टेंट ए है जो बदल रहा है प्रोडक्ट पी में, और यह जो रिएक्शन है वो वन ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे स्थिति में हम मान ले रहे हैं कि शुरुआत में इसकी सांद्रता जो है वह ए मोल पर लीटर है और इसकी सांद्रता 0 थी जब समय 0 था। लेकिन एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी समय के बाद, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर टाइम टी समय के पश्चात
इसकी सांद्रता हो गई x मोल पर लीटर, यानी ये बन गया कुछ मात्रा में, और तो जितना ये बना होगा उतना ये घट जाएगा। इसकी सांद्रता हो जाएगी a माइनस एक्स मोल पर लीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम पढ़े हैं कि वेग बराबर होता है k1 कॉन्सेंट्रेशन a टू द पावर 1। तो वेग को हम लिख सकते हैं dx अपान dt के रूप में। dx अपान dt इज इक्वल टू k1 इंटू ये हो जाएगा, शुरुआती सांद्रता इसका क्या है, a है, सॉरी टाइम जब t है तो उस समय यह हो जाएगा a माइनस एक्स। इसको हम कर सकते हैं dx अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू dt। और ये जो हमारे पास समीकरण बना है, इसको समीकरण 1 लिख के हम, ये अवकलित वेग समीकरण है बाबू, क्या है, अवकलित वेग समीकरण। यहां से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा dx अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये मिलेगा हमको, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 अपान a माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू k1 को बाहर कर ले रहे हैं इंटू dt। ऐसे स्थिति में अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई a माइनस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं वो क्या चीज, थोड़ा समझिएगा, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। बराबर हमको मिलेगा k1 इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दे रहे हैं। और फिर वही चीज कि जब t 0 रहा होगा तो उस समय x भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो t का वैल्यू यहाँ 0 भरेंगे, ये वैल्यू 0 हो गया, यहाँ x का वैल्यू 0 भरेंगे तब हमको मिलेगा, यहाँ दिखा दीजिएगा, इफ t इक्वल टू 0 x भी 0 होगा तब c का वैल्यू हमको मिलेगा माइनस नेचुरल लॉग a के रूप का। इसको बना ले रहे हैं इक्वेशन सेकेंड, और अब लिख रहे हैं c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर c का मान रखते हैं बाबू तो मिलेगा माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू टी माइनस नेचुरल लॉग a। क्या कर रहे हैं, माइनस नेचुरल लॉग a को इधर बुला ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग a प्लस में और माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू टी। यहां से देखिएगा भाऊ, ये log a माइनस log b है तो इसको हम लिख सकते हैं log a बाई log b, यानी log a बाई a माइनस एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो गया k1 इंटू टी। और यहां से नेचुरल लॉग को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 log a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू टी। यहां से t को इधर बुला लीजिए तो ये हो जाएगा k1 इज इक्वल टू 2.303 अपन टी log a बाई a माइनस एक्स। और यह जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहा गया है समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहां से इसके लिए भी हम अर्धायु काल पढ़ेंगे कि इसके लिए अर्धायु काल का मान क्या होगा। अगर इसके लिए आप बाबू अर्धायु काल लिखते हैं, परिभाषा तो वही रहेगा
तो जैसे k इज इक्वल टू हो रहा था 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो t को t हाफ हम लिख सकते हैं कब, जब a को लिखते हो a बाई टू, सॉरी x का मान a बाई टू हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई k1 लॉग a अपान a बाई टू, a से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 बाई टू इज इक्वल टू 2.303 बाई k लॉग 2। लॉग 2 का वैल्यू रख लीजिए, तो log 2 का वैल्यू जो भी आए वो वैल्यू रख के आप मल्टीप्लाई कर लें और यहां से टी हाफ के लिए ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। इस तरह आप अर्धायु काल निकाल सकते हैं शून्य कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए। अभी के लिए इतना ही, अगला जो कॉन्सेप्ट है अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।